हेलो फ्रेंड्स। ऑलरेडी प्लेऑफ्स के दो बहुत बड़े मैचेस निकल चुके हैं। बहुत डिफरेंट तरह के मैच थे जहां पे आरसीबी ने पंजाब को बहुत आसानी से एक तरफा मैच में बुरी तरह रौंदा। वहीं पे एमआई और जीटी का मैच एब्सोल्यूट सिनेमा था। थोड़ा थोड़ा क्विकली दोनों मैचेस के रिव्यूज कर लेते हैं, फिर उसके बाद क्या हम क्वालिफायर 2 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं उसका एक थोड़ा सा प्रीव्यू देखते हैं। अगर पहले मैच को देखें, वहां पे टॉस जीता आरसीबी ने और चेस करने का सोचा, और उस पिच पे इतनी मूवमेंट मिलेगी, इतना आपको ग्रिप मिलेगा, वो किसी ने एक्सपेक्ट नहीं किया था। और थोड़ा सा ओवरकास्ट कंडीशन था, थोड़ा ह्यूमिड भी था, और पिच के ऊपर अच्छी इवन कवरिंग ऑफ ग्रास थी, जिसे बहुत ब्रिलियंटली आरसीबी के बॉलर्स ने हैंडल किया। इसी पिच के ऊपर दोनों टीमें पहले भी भिड़ चुकी थी। आईपीएल का 37वां मैच वो डे मैच था, वहां भी आरसीबी ने बहुत आसानी से पंजाब को हराया था, पर इस मैच में तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी। मुझे लगा स्टार्टिंग में प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन जब ओपन करने आए तो यश दयाल ने एक बहुत अच्छा प्लान उनके सामने रखा कि उन्हें हार्ड लेंथ पे जस्ट आउटसाइड ऑफ स्टंप बॉल कराई। और हमने देखा है कि प्रियांश का पिछले कुछ टाइम से ये कंसर्न रहा है। अगर आप उनके पिछले 5 मैचेस देख लें तो उसमें 4 बार वो सिंगल डिजिट स्कोर पे आउट हो चुके हैं। मतलब आप सबसे पहले जा सकते हैं कि धर्मशाला में आकाश सिंह ने उन्हें ऐसी हार्ड लेंथ पे फंसाया था जहां पर वो पीछे थर्ड मैन रीजन में आउट हुए थे। उसके बाद इसी तरह से हार्ड लेंथ में वो जयपुर में पहले आउट हुए थे आरआर के अगेंस्ट, और फिर डीसी के अगेंस्ट भी वो ज़्यादा कुछ नहीं कर पाए। हाँ, एक अच्छा स्कोर आया एमआई के अगेंस्ट। तो अब जो सेकंड क्वालिफायर में उसी को टेम्पलेट बना के आगे चलाना चाहेंगे। और उसके बाद फिर हमने ये देखा, तो हमने कहीं ना कहीं देखा है कि पिछले 5 मैचेस में 4 बार उन्हें हार्ड लेंथ पे फंसाया। एक मिनिमलिस्टिक फुट मूवमेंट रहती है जिसके चलते हार्ड लेंथ पे वो उतने अच्छे से बॉल के ऊपर नहीं आ पाते, और फिर वो कहीं ना कहीं ऑफ साइड पे कैच देने के काफ़ी ज़्यादा हाई प्रोबेबल प्लेयर बन जाते हैं। तो वहाँ एक काफ़ी इंपॉर्टेंट साइन दिखा है रिकी पॉन्टिंग को, जिसपे आई एम वेरी श्योर काम करना चाहेंगे। खुद बैकफुट के मास्टरफुल बैटर रहे हैं। ड्यूरेशन कम है, टाइम कम है टेक्निकल एरर को वर्कआउट करने की, बट क्लियरली क्योंकि मैच एमआई के अगेंस्ट बहुत बड़ा है तो इस पर काम करने की ज़रूरत होगी। प्रभसिमरन पिछले जब से रिजम्पशन से आए हैं तब से उनका भी बल्ला उस हिसाब से नहीं बोला है, क्योंकि हमने क्लियरली देखा है कि अगर आप आरआर के मैच की बात कर लें तो वहाँ पे भी एक डाउन द लेग साइड आउट हुए थे। दिल्ली वाले मैच में भी जब लगा कि उनसे बड़ी पारी आ सकती है तो वहाँ पे भी उन्होंने थोड़ा सा निराश किया। और एमआई वाले मैच में तो काफ़ी फंसे फंसे लगे, कैच भी छूटा, और बुमराह की बॉल पे फिर एक होइक मारते हुए वो थर्ड मैन रीजन में आउट हुए, अपनी शेप लूज की। और इस बार भी सेम चीज हुई, अपनी शेप लूज करके वो आउट हुए। भुवी के अगेंस्ट उनका मैचअप बहुत मैसिवली भुवी के फेवर में था, उसी मैचअप को एक लेवल और आगे लेके गए। एंड फिर सबसे कंसर्निंग था श्रेयस अय्यर का। मुल्लापुर में तो उनका बल्ला बोला ही नहीं पूरे सीजन, तो इसलिए आप कह सकते हैं कि चलो एक वो बुरे सपने की तरह उन्हें भूल जाना चाहिए। वहाँ 5 मैचेस में उन्होंने 27 रन किए। उसके अलावा जहां भी वो गए उन्होंने बहुत बढ़िया रन किए। अहमदाबाद में जब वो अब खेलने आएंगे वहां पे उन्होंने पिछली बार जीटी के अगेंस्ट 97 नॉट आउट की बहुत शानदार पारी खेली थी। तो वैसा सा कुछ चाहेंगे कि कप्तानी पारी खेल के अपनी टीम को आगे लेके जाएं। जॉस इंग्लिश के बदले से फाइनली एमआई के अगेंस्ट बड़े अच्छे रन आए थे, बट इस बार हेजलवुड की बॉल पे फंसे। थोड़ा फ्री फ्लोइंग बैटर है, अहमदाबाद की विकेट शायद उन्हें ज़्यादा बेटर सूट करी होगी। हमें पता है कि वहाँ बॉल रिलेटिवली बैट पे बेटर आती है। डिपेंड करेगा, रेड सॉइल विकेट मिलती है, ब्लैक सॉइल विकेट मिलती है। अगर हम टीम्स की बातें करें तो पंजाब ने जब जीटी को वहां पे 11 रन से हराया था तो वो प्योर रेड सॉइल विकेट थी, जिस पे पंजाब ने बैट फर्स्ट करते हुए 243 रन मारे थे और फिर उस टोटल को डिफेंड भी किया था। ऑन द कॉन्ट्री जब एमआई जीटी को खेलने गई थी तो जीटी ने वहां पे उन्हें ब्लैक सॉइल विकेट दी थी, जहां पे एमआई स्ट्रगल कर रही थी। और हमने देखा है कि ब्लैक सॉइल विकेट पे जनरली एमआई की बैटिंग स्ट्रगल करती है। जयपुर में भी जब इन दोनों टीमों के बीच में मैच हुआ था तो वो एक ब्लैक सॉइल विकेट थी जहां पे एमआई उतना फ्री फ्लोइंग नहीं खेल पाई थी। तो उस चीज का थोड़ा हम ध्यान रख सकते हैं। हाँ, उस मैच में और भी कुछ कंसर्निंग चीजें थी। निहाल वडेरा ने भी जबकि रिजम्पशन जब हुआ तो एक अच्छा स्कोर करके दिखाया था, पर उसके बाद उतने फ्री फ्लोइंग लगे ही नहीं है। डीसी के अगेंस्ट काफ़ी फंसी सी नॉक आई उनकी, और आरसीबी के अगेंस्ट भी जब लग रहा था उनसे कि उम्मीद है और आज वो बहुत अच्छा काउंटर अटैकिंग नॉक खेल पाएंगे, तो एक आड़े से बैट से खेलते हुए चॉप ऑन करके आउट हो गए। तो वो कंसर्न्स हैं जिस पे थोड़ा सा अब काम करना चाहेंगे। हाँ, एमआई के अगेंस्ट एक स्टेटमेंट देना चाहेंगे क्वालिफायर 2 में, क्योंकि ऑब्वियसली वहाँ पे
उसी टीम से निकले हैं। तिलक वर्मा और उनके बीच में एक टॉसअप था, नमन धीर भी अनकैप प्लेयर थे जो प्रेफर्ड हुए और इस सीजन उन्होंने इम्पैक्ट डाला है, और निहाल ने भी पंजाब के लिए वैसा इम्पैक्ट डाला है, तो वो भी इनके जहन में होगा कि हाँ अपनी पुरानी फ्रेंचाइजी को दिखाएं कि वो क्या करना चाहते हैं। शशांक सिंह ने भी ऑफलेट काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है। हाँ, उस मुल्लापुर की हम रात को एक बुरे सपने की तरह मान सकते हैं कि बुला सकते हैं, बट एक बैटर है जो बहुत क्रिटिकल होने वाला है एमआई के अगेंस्ट, क्योंकि अगर आप एमआई के ओवरऑल प्लान्स की बात करें तो डेथ में, एवरेज की बात करें, आप स्ट्राइक रेट की बात करें, इकोनॉमी की बात करें, सब में एमआई सबसे ऊपर है। इतना बढ़िया उन्होंने डेथ में किया। हाँ, केकेआर ने थोड़ा उन्हें कम्पीट किया, पर केकेआर ने दिल्ली में जो इतनी मार खाई उसके चलते फिर एमआई के स्टिक्स थोड़े से ऊपर चले गए। वहां पे एक बैटर जिससे उम्मीद होगी पंजाब को कि वो शायद थोड़ा सा गेम को आगे चला सके, वो होंगे मार्कस स्टोइनिस। क्योंकि मार्कस स्टोइनिस ने इस सीजन जब भी 17 से 20 ओवर के बीच में बैटिंग की है तो लगभग 300 की स्ट्राइक रेट से स्कोर किया है। इस टूर्नामेंट में किसी भी बैटर के लिए सबसे बढ़िया परफॉर्मेंस रहा है। जिन्होंने भी 20 से ज़्यादा बॉलें इस टूर्नामेंट में खेली है, तो वो ही पंजाब की उम्मीद होगी। उस दिन आरसीबी के अगेंस्ट भी लगा कि बढ़िया रन मार रहे हैं, बट फिर जब थोड़े सेट हुए तो उस टाइम पे गुगली के ऊपर शॉट खेलते हुए भी आउट हुए। तो वहाँ उस दिन डेफिनेटली प्रेशर स्कोरबोर्ड का बहुत ज़्यादा था, क्योंकि जिस तरह से आरसीबी ने एलएसजी को हराया था उसके बाद सबको पता था कि इस टीम को आपको एक अबव पार टोटल ही देना पड़ेगा, अदरवाइज अब इस टीम को रोक नहीं पाएंगे। तो अब एमआई के साथ ये देखना पड़ेगा, अगर रेड सॉइल विकेट है तो क्या होगा, ब्लैक सॉइल विकेट है तो किस तरह से प्लान करते हैं। तो इस हिसाब से स्टोइनिस भी डेथ में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जहाँ तक आरसीबी के मैच में हमने बॉलिंग देखी, जेमिसन ने विराट कोहली के अपने मैचअप को फिर से प्रूव किया। वैसी सी कहानी WTC फाइनल 2021 में भी थी, वैसा से ही डिसमिसल था विराट का, और यहाँ पे भी वो चाहेंगे कि बेयर्सो के सामने, स्काई के सामने, रोहित शर्मा के सामने कुछ वैसी सी ही लेंस करें, क्योंकि हमने देखा है जब थोड़ी पिछली खिंची मैच में खिंची हुई लेंस एमआई ने के अगेंस्ट पंजाब ने की थी जयपुर में, तो स्टार्टिंग के 10 ओवरों में थोड़ा सा एमआई फंसी लगी थी। तो वहाँ पे काइल जेमिसन की हाइट का काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ये चीज़ें हैं जिसे बनाना चाहेंगे। हाँ, एक बॉलर जिसे पंजाब ने पिछले 2 मैचेस में बहुत डियरली मिस किया है, यूजी चहल, उनका वापस आना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एमआई के एक बैटर है हार्दिक पांड्या, उनके अगेंस्ट उनका बहुत ब्रिलियंट मैचअप है। 74 बॉल्स में 71 रन्स देके 4 बार पवेलियन का रास्ता हार्दिक को चहल ने दिखाया। तो ऐसे में मिडिल ओवर्स में हमने क्लियरली देखा कि वो एक्स फैक्टर मिसिंग था, क्योंकि मार्को जैनसन भी जा चुके हैं, वहाँ पे चहल का होना बहुत 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 ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। ओपनर्स से भी रन आने पंजाब के लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी दोनों में से किसी एक ओपनर ने एटलीस्ट 45 रन स्कोर किए हैं तो वो मैच पंजाब ने इस सीजन जीता है, तो इसलिए वो बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। सिर्फ यही नहीं है, अगर हम एमआई की बात करें तो एमआई के लिए तो बहुत सारे पॉजिटिव्स हैं। पंजाब से हारने के बाद थोड़ा सा लगा था कि एमआई की बॉलिंग थोड़ी शायद बीच में फीकी पड़ रही है, बैटिंग में शायद एक स्काई को छोड़ के किसी और से रन नहीं आ रहे हैं, पर एलिमिनेटर में उन्होंने बहुत लोगों के मुंह बंद किए। रोहित शर्मा के बल्ले से एक शानदार 80 आया, 2 स्टार्टिंग में कैच छूटे, पर मुझे लगता है कैच छूटने के बाद भी आपको उस इनिंग्स को बनाना होता है। 3 और 12 में कैच छूटे, तो उसके बाद उन्होंने 80 रन तक की पारी खेली है, तो क्लियरली उस मैच को बहुत अच्छे से चलाया। बेस्ट हो, एक कह सकते हैं एक फ्रेशनेस वाली कहानी लेके आए हैं, और पंजाब के अगेंस्ट उनके लिए भी कुछ प्रूव करने के लिए होगा। पंजाब के लिए पिछले सीजन्स खेले हैं और ठीक ठाक भी किए हैं, कुछ ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस थी उससे, इसके चलते उन्हें रिटेन नहीं किया गया और ऑक्शन में भी किसी ने नहीं लिया। तो वैसे में बेस्टो जब अब इंग्लैंड साइड से भी बाहर हो चुके हैं, वहाँ उनकी कोशिश होगी कि वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे के उस क्वालिफायर 2 के अंदर भी सबका मुंह बंद कराएं, क्योंकि यहाँ पे मुल्लापुर की विकेट पे जहाँ पे स्टार्टिंग में बॉल ग्रिप हो रही थी, थोड़ी स्लो आ रही थी, वहाँ पे प्रसिद्ध कृष्णा को न्यूट्रलाइज करने में सबसे मेजर रोल अगर किसी का था तो वो बेस्टो का था। तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग रहने वाला है। स्काई अहमदाबाद के पिच पे खेल चुके हैं, काफ़ी अच्छा खेल रहे थे जब जीटी अगेंस्ट खेले थे। हाँ, बीच में मोमेंटम गया तो वहाँ पे फंसे थे, तो उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें होंगी। इस मैच में थोड़ा सा ब्लैक सॉइल विकेट पे स्ट्रगल किए अगर एलिमिनेटर की बात करें, पर हाँ उनको 10-12 बॉल का वो क्वेश्चन मिला, क्योंकि दूसरे एंड से रोहित बहुत अच्छे से चल रहे थे। तो वो थोड़ा सा इंटरेस्टिंग रहेगा कि हाँ अब अहमदाबाद में अगर ब्लैक सॉइल विकेट मिलती है तो स्काई वहाँ पे किस तरह से चलाते हैं। एमआई के लिए अगर कोई कंसर्न वाली बात है तो सबसे बड़ा कंसर्न ये है कि रोहित शर्मा इस सीजन
पावर प्ले में 4 बार लेफ्ट आर्म क्विक बॉलर्स के अगेंस्ट आउट हो चुके हैं। तो वहां पे अर्शदीप भी एक लेफ्ट आर्म पेसर हैं जो कि बड़े मैच के बड़े प्लेयर बॉलर हैं, और वहां पे वो अहमदाबाद में रोहित के लिए कुछ मुसीबतें खड़ी कर सकते हैं। वहीं पे तिलक वर्मा का फॉर्म भी थोड़ा सा एमआई के लिए कंसर्निंग है। अगर हम तिलक वर्मा की बात करें तो इस सीजन 12 इनिंग्स में सिर्फ 3 बार वो 125 की स्ट्राइक रेट से ऊपर जा पाए हैं, अदरवाइज काफी फंसे हुए लगे हैं। पिछले मैच में क्लियरली उनकी बैटिंग से रन आए, 2 बहुत प्यारे छक्के भी आए, पर क्या वो उस फॉर्म को कंटिन्यू कर पाते नहीं कर पाते, वहां पे कंसर्न होगा। पिछले सीजन जहां पे तिलक वर्मा की स्पिन के अगेंस्ट स्ट्राइक रेट 157 की थी, इस बार वो 130 तक आके रुक गई है, जिसके चलते डेथ ओवर्स में फिर बहुत ज्यादा काम बड़ा हो जाता है एमआई के बैटर्स के लिए, और वहां पे फिर इस चीज को थोड़ा सा बेटर चलाने की कोशिश करेंगे। हाँ, एमआई के लिए एक और कंसर्न की बात ये भी है कि जो श्रेयस अय्यर है वो इस ग्राउंड पे 97 नॉट आउट स्कोर कर चुके हैं, और बुमराह, दीपक चहर और अगर बोल्ट की बात की जाए तो उनके अगेंस्ट बहुत शानदार रिकॉर्ड है। ऐसे में हार्दिक द बॉलर काफी ज्यादा मिस किया है एमआई ने, उनका उठना उस बड़े मैच में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि हार्दिक अगर उठ के अपना बेस्ट परफॉर्मेंस देते हैं तो वो चीजों को बहुत बदल के रख सकते हैं। काफी सारी चीजें हैं। एक बॉलर जिसने एलिमिनेटर में भी सबका दिल जीता है, जसप्रीत बुमराह। मेरे को लगता है वो एक चीट कोड है जिन्हें आप लगा देते हैं और वो किसी भी सिचुएशन में मैच बना देते हैं। जब 7 ओवरों में 81 रन थे, 2 सेट बैटर्स बहुत ब्रिलियंटली बैट कर रहे थे, 8 विकेट्स हाथ में थे, तो लग नहीं रहा था कि यहाँ से अब एमआई वापस आ पाएगा मैच में। बुमराह आए और उन्होंने 1 यॉर्कर फॉर द एजेस करके सुंदर को आउट किया। उस ओवर में सिर्फ 4 रन दिए और उसे अगले ओवर में भी ज़्यादा रन खाने नहीं दिए, तो उसके चलते मैच को उन्होंने बहुत शानदार तरीके से बनाया। और वो इस सीजन में, जबकि बुमराह के बहुत अमेजिंग बहुत बड़े स्टैंडर्ड्स हैं, अगर आप इकॉनमी की बात करें और एवरेज की बात करें विकेट्स, तो वहां पे एवरेज और इकॉनमी में ये बुमराह का बेस्ट सीजन है। वो 6.3 की इकॉनमी से रन खा रहे हैं और 15 की एवरेज के आसपास विकेट्स ले पा रहे हैं, जो कि बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस है। ऐसे में एमआई को फिर से उनसे उम्मीद होगी कि उस विकेट पे, क्योंकि पिछली बार जब जीटी के साथ एमआई खेली थी तो बुमराह वहां पे नहीं थे, उन्हें काफ़ी ज़्यादा मिस भी किया था, तो ये काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग कहानी होने वाली है। अश्विनी कुमार ने भी इंप्रेस किया है, उन्होंने भी बार बार अपनी परफॉर्मेंस को दिखाया कि वो एक मैच्योर बॉलर है, अपनी एक्सपीरियंस से आगे परफॉर्म करके दिखा रहे हैं। बुमराह को बहुत ब्रिलियंटली उन्होंने पिछले मैच में बैक किया, तो मुझे लग रहा है कि उन्हें भी एक गो हेड मिल सकता है। दीपक चहर की फिटनेस को लेके भी कंसर्न है कि वो खेलेंगे नहीं खेलेंगे, पर ग्लीसन भी जिस तरह से अपनी हैमस्ट्रिंग को पकड़ के बाहर गए, मुझे नहीं लगता कि उनके लिए भी कमबैक इतनी जल्दी करवाना इतना ईजी होगा, तो वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग होगा। अगर मैं फेवरेट्स की बात करूं, बहुत डिफिकल्ट है, क्योंकि पंजाब ने जिस तरह से पिछला मैच खेला है वो थोड़ा कंसर्निंग है। उस लिहाज में देखें तो एमआई के पास थोड़ा मोमेंटम बेटर, पर हाँ, अगर इन दोनों टीमों का पिछला मैच देखें जो कि अभी हुआ था 6 दिन पहले ही, अगर उसके हिसाब से चले तो फिर एमआई को भी काफी ज्यादा चिंताओं का सामना करना पड़ सकता है, तो उन्हें भी एक बैलेंस रखना होगा। तो दोनों टीमों के पास एक एडवांटेज है, एमआई के पास एक रीसेंट विक्ट्री है, शानदार विक्ट्री है, बड़ी टीम के अगेंस्ट विक्ट्री है। वहीं पे पंजाब अपने पिछली विन जो एमआई के अगेंस्ट आई थी वहां से इंस्पिरेशन लेने की सोच रहा होगा। दोनों के प्लेइंग 11s क्या हो सकते हैं, क्या डिफरेंट स्ट्रैटेजीज हो सकती हैं, वो इंटरेस्टिंग होंगी। इस मैच में हमने ये देखा कि अगर हम एलिमिनेटर की बात करें तो वहां पे रोहित शर्मा ने फिर से पुराने टेम्पलेट पे कहानी गई, आते हुए थोड़ा तेज मारने की कोशिश की, और कहीं ना कहीं ये ट्राई थे एमआई की कि अबव पार टोटल के लिए जाया जाए। 210 का जहां पे टोटल था वहां पे लगभग 230 मारे, तो वो जो 18-20 रन अबव पार गए वही एंड में मैच डिसाइडिंग फैक्टर भी बना। पंजाब की बैटिंग के अगेंस्ट भी इंटरेस्टिंग होगा कि वो थोड़ा सा अबव पार जाएं। पंजाब के लिए एक अच्छी चीज़ क्या है कि अगर बुमराह को आप इस अटैक से बाहर निकाल देते हैं तो बाकी बॉलर्स को फिर भी मैनेज किया जा सकता है। वो टेम्पलेट अब रेगुलरली दिख रहा है। वहीं पे पिछली बार जब ये दोनों टीमें भिड़ी थी तो जॉस इंग्लिश ने बहुत आसानी से बुमराह को न्यूट्रलाइज करने का काम किया था, उनके अगेंस्ट रन मारने की कोशिश नहीं की थी, तो वैसा सा टेम्पलेट वो देख सकते हैं। तो ओवरऑल आई थिंक बहुत माउथ वाटरिंग कॉन्टेस्ट ऑन कार्ड्स है, बहुत अमेजिंग है। प्लेइंग 11s क्या हो सकती हैं? पंजाब की तरफ से ओपन करते हुए प्रियांश आर्या और प्रभसिमरन दिखेंगे। प्रियांश आर्या को फिर से अब प्रूव करना होगा, क्योंकि जिस तरह से उनका सीजन शुरू हुआ था थोड़ा सा एंड में लगा कि वो टेपर ऑफ हुए हैं। प्रभसिमरन के लिए भी अब थोड़ी सी खतरे की घंटियां बजने लग गई हैं, जहां उनका नाम इस सीजन काफी बोलने लग गया था। अब वो चाहेंगे नहीं कि एंड में जहां रीसेंसी फैक्टर होता है वहां पे वो अपने फैंस को निराश करें।
1 डाउन जॉस इंग्लिश आएंगे, जिस तरह से पिछले मैच में भी आए और उससे पहले एमआई के अगेंस्ट भी बढ़िया परफॉर्म किया था और उनसे काफ़ी उम्मीदें होंगी। अय्यर इस पिच पे ऑलरेडी इस ग्राउंड में शानदार 97 नॉट आउट कर चुके हैं, तो उनसे भी काफ़ी उम्मीद होगी। 5 पे निहाल वडेरा होंगे, 6 पे शशांक सिंह, 7 पे वहाँ पे मार्कस स्टोइनिस होंगे, 8 पे वहाँ पे आपके पास ऑप्शन बन जाती है फिर एक और प्लेयर की जिनका नाम है उमर जाए ने भी बीच में कुछ कुछ ग्लिम्सेस दिए हैं, बट हाँ एज अ जितना उनका नाम है वैसी परफॉर्मेंस उनकी अभी तक नहीं आई है, तो उनसे उम्मीद होगी कि हाँ वो अपना भी एक इस टूर्नामेंट पे छाप छोड़े। नंबर 9 पे हरप्रीत ब्रार हो सकते हैं, नंबर 10 पे काइल जेमिसन और नंबर 11 पे वहाँ पे अर्शदीप होंगे। और चहल मुझे लगता है अगर फिट होंगे तो वो आपके 12th प्लेयर होंगे। हाँ अभी तक कुछ ज़्यादा अपडेट्स आए नहीं है, पर एक्सपेक्टेड था कि शायद वो क्वालिफायर 1 भी खेलेंगे। ऐसे में लग रहा है कि क्वालिफायर 2 तक जब उनको एक्स्ट्रा डेज मिल गए हैं उसके चलते उनकी फिटनेस अब शायद सही हो जानी चाहिए। एमआई से हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, उनका प्लेइंग 11 क्या हो सकता है? मुझे नहीं लगता कि आपको कुछ ज़्यादा चेंज करने की ज़रूरत है। ओपन में अब रोहित शर्मा और बेयरस्टो आएंगे और अब डेफिनेटली इनसे डर लगेगा। 1 डाउन स्काई, 2 डाउन वहाँ पे हमने देखा कि पिछले मैच में तिलक वर्मा को आगे पुश किया, ठीक भी लगे। मुझे लगता है कि अब शायद राज बावा की जगह असलंका को लेके आएंगे अगर दीपक चहर फिट है, तो 5 पे मैं असलंका को देख रहा हूँ, या 4 पे भी हो सकते हैं। 6 पे हार्दिक पांड्या, 7 पे नमन धीर, 8 पे सैंटनर, 9 पे दीपक चहर, 10 पे वहाँ पे बोल्ट और 11 में आपके पास बुमराह होंगे। 12वें प्लेयर वहाँ पे मुझे लगता है अब अश्विनी होंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं उन्होंने इम्प्रेस किया है और हमें पता है कि पंजाब स्पिन को भी बढ़िया खेलती है, तो आप ज़्यादा वहाँ पे उनको स्पिन का ऑप्शन देंगे नहीं। हाँ और कुछ कुछ ऐसे प्लेयर्स हैं जिनके अगेंस्ट पहले भी खेल चुके हैं, मुल्लापुर में भी उन्होंने अपना एक्सपीरियंस दिखाया, क्योंकि पंजाब के लिए खेलते हैं, वहीं पे काफ़ी मैचेस खेले हैं और इस सीज़न लगा है कि वो धीरे धीरे काफ़ी ऊपर आ रहे हैं। तो ये मुझे लग रहा है प्लेइंग 11 होना चाहिए। कंडीशंस पे देखते हैं कि ब्लैक सॉइल विकेट मिलता है, रेड सॉइल विकेट मिलता है, उससे काफ़ी चीज़ें फर्क डाल सकती हैं। ओवरऑल हाई स्कोरिंग ग्राउंड रहा है इस सीजन और वैसा सा ही एक हाई स्कोरिंग क्वालिफायर भी एक्सपेक्टेड होगा। तो बने रहे हमारे साथ, अपने आप प्लीज़ हमें इनपुट्स दें, कमेंट्स बताएं आपके हिसाब से क्या होना चाहिए, क्या चीज़ें हो सकती हैं। बहुत कुछ आपसे सीखने को मिलता है और आपके ओपिनियन की हमेशा हमें काफ़ी ज़्यादा वेट भी होती है। तो तब तक के लिए धन्यवाद।